गुड इवनिंग चिल्ड्रन। प्रीवियस टर्म में हमने टॉपिक पढ़ा, स्टार्ट करता आयनेशन एंथैल्पी। सही है। आज हम करेंगे आयनेशन एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी आपके 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स और लगने एंड योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। और मैं 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूस डालूंगा, है ना। प्रीवियस वेडनेसडे को मैं भूल गया, आपका ये टेस्ट है केमिस्ट्री का, मैं क्वेश्चन पेपर डाल नहीं पाया आपको, आपने भी मुझे रिकॉर्ड नहीं करा, है ना। तो ध्यान रखिए, ये चैप्टर लगभग सबने देखा ही है। आप 7-8 ही बच्चे हो, 11th में ज्यादा नहीं हो, 12th में तो भीड़ है 60-65 की। और लकी हो आप कि 7 बच्चे ही हो 11th में, कम से कम ढंग से डिस्कशन कर सकते हो, कुछ करते भी हैं आप में से डिस्कशन, है ना। तो नेक्स्ट वेडनेसडे वी आर हैविंग टेस्ट ऑन लेसन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जितने भी वीडियो लेक्चर्स है वो आप देखिए, उसके बाद टेस्ट आपको अटेंड करना है। वर्कशीट वगैरह क्वेश्चन बैंक मैंने शेयर करा हुआ है, कुछ भी नहीं करना हो तो सिंपल क्या करिए, नोट्स पढ़िए, पीछे क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए, डेट विल बी मच सफिशिएंट। सही है। तो बात करेंगे हम आयनेशन एंथैल्पी की। प्रीवियस टर्म पर हमने देखा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन। क्या बोला था हमने, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। बोला भी था हमने, अगर किसी एटम का साइज बड़ा है तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, आसान होगा। लेकिन अगर किसी एटम का साइज छोटा है, लेफ्ट टू राइट आप चलोगे, क्या होगा, एटम का साइज छोटा हो जाएगा। और एटम का साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिलीज इजिली, वी हैव टू प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ती है। आज करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन और एक टॉपिक और देखते हैं, बढ़ते हैं आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, शानदार क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सही है, वो पुराना पैटर्न है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन एटम्स को इनकी प्रॉपर पोजीशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले पीरियड में कौन आता है, देखो सबसे पहले क्या है, कौन सबसे पहले आएगा, लिथियम है यहाँ आपका, कट करते हुए चलना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। ये बेरिलियम है, कट। ऑक्सीजन भी इसी लाइन में आएगा आगे। सही बेटा। मैग्नीशियम कहाँ आएगा, नीचे आएगा मैग्नीशियम, यहाँ एमजी वाली लाइन ये है। ये ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम। कट करते हुए चलिए, एल्यूमिनियम की लाइन में कौन है, सल्फर। सही है। अब देखिए, जिंक और सीजियम, यहाँ कौन आता है, पोटेशियम, 19। थोड़ा दिमाग भी रखना है अपने को, ये नहीं कि कैसे चल रहा है, 19 आता है। और 19 से हम कहाँ चलते हैं, 54 तक। तो जिंक कहाँ आएगा, इस लाइन में, और सीजियम कहाँ आएगा आपका, यहाँ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या ध्यान रखना है, इधर चलोगे आई का वैल्यू बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे चलोगे आई का वैल्यू कम होगा। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका है, सीजियम का। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका है, ऑक्सीजन का। और आपको लिखने का ट्रिक बताया था मैंने, इस तरीके से चलाना है स्नेक को, ऐसे। ये आई होप आपको याद हो, इस तरीके से चलता है। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी सीजियम मिनिमम है, सीजियम से ज्यादा जिंक, जिंक से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा लिथियम, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। हालांकि इतने लेंदी क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने कुछ ज्यादा ही बताया आपको। आपको जब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग पूछेगा तो हार्डली 3 या 4 एलिमेंट का ही पूछेगा। सही है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये सब आपके एनसीईआरटी रिफ्रेशर के क्वेश्चन है। फर्स्ट, आपकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं उसका ऑर्डर इस पैटर्न में क्यों होता है, मतलब आपकी I1 कम होती है, I1 से ज्यादा कौन होता है, I2, और I2 से ज्यादा कौन होता है, I3। अब ये IE1, IE2, IE3 का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है IE1, IE2 और I3 का। I1 का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। जब आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसमें जितना एनर्जी चाहिए आप उसको बोलेंगे IE1। I2, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज सेकेंड इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, व्हेन वी रिलीज सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड I2। I3 हम बोलेंगे व्हेन वी रिलीज थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसको समझो एक एग्जाम्पल से, जैसे आपने लिया एक एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, सही है। अब एल्यूमिनियम से आपने बनाया Al+1, Al+1 से बनाया आपने Al+2 और Al+2 से बनाया आपने Al+3। अब दिमाग में ये रखना है I1 का मतलब क्या है, आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे IE1। जब एल्यूमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसको आप क्या बोलोगे IE1। जब एल्यूमिनियम 1 से एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा आप इसको क्या बोलोगे IE2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है 12th में। अगर आप यहां नहीं समझोगे और 12th में जाकर बोलोगे सर हमें तो कुछ नहीं आता, तो nobody is going to take you in class। मतलब कोई भी आपको ले तो लेगा और फिर पैसे कमाने के लिए लेगा आपको, तो ये बहुत बेसिक है, इसको ध्यान से सुनना। I3 का मतलब क्या है, जब आप Al+2 से 1 और इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे, इसको बोलते हैं I3। अब देखिए सबसे कम एनर्जी लगती है हमको 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में, उससे ज्यादा सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में, उससे ज्यादा थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में। अब क्यों लगती है इसको समझो ध्यान से। मैं कुछ रिप्रेजेंट करता हूं आपके सामने, देखिए आप दोबारा। अगर आप एल्यूमिनियम की बात करोगे तो एल्यूमिनियम में क्या है 13 प्रोटॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन। व्हेन वी रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो रहा है बट प्रोटॉन का नंबर सेम है, मतलब आप क्या बोलोगे व्हेन वी रिलीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ड्यू टू विच न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, बट आफ्टर रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज हायर देन इलेक्ट्रॉन। और अगर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब क्या होगा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। If the nucleus force of attraction increase, we have to provide more amount of energy। यहां केस देखिए, अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये Al+1 है, ये किसके लिए लिखा है मैंने, ये एल्यूमिनियम के लिए। ये किसके लिए लिखा है बेटा मैंने Al+1 के लिए। ये किसके लिए लिखा है मैंने Al+2 के लिए। अब यहां से देखिए, अब 2 से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बनाना है आपको Al+3, क्लियर। तो यहां देखिए निकालने के लिए 13 प्रोटॉन एंड ओनली 11 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्सेप्ट ये है जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन एटम से निकलता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज ड्यू टू विच न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज एंड ड्यू टू द हाई न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन more amount of energy is required to release frequently 1 by 1 number of electron। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए इस चैप्टर में क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, थियरी इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको उतना मजा आएगा और आपको 12th उतनी ही इजी लगेगी। क्वेश्चन ज्यादा करिए, मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूं आपको ज्यादा। देखिए कुछ और, ये क्वेश्चन देखिए, वो जो सेम क्वेश्चन आपने करा है उसको कैसे पूछ सकता है वो। IE2 ऑफ एल्यूमिनियम इज 100 जूल, मतलब एल्यूमिनियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 100 जूल है, बट एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ओनली 70 जूल। तो पूछ क्या रहा है आपसे डायरेक्टली कि IE1 का वैल्यू IE2 से कम क्यों है। आंसर वही है पुराना, सेम आंसर लिखना है आपको। क्या लिखना है, as the number of electrons released by aluminium, the nuclear force of attraction increase, and as the nuclear force of attraction increase, more amount of energy required to release the electron। जो पीछे आपने पढ़ा है उसी को उसने आपसे घुमाकर पूछा है। ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का। एक और देखते हैं, बढ़ते हैं, कुछ टफ करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, आपके एनसीईआरटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने लगभग सभी स्कूल को ये क्वेश्चन देते हुए देखा है। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पर जाकर। सोडियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कम है, लेकिन सोडियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू मैग्नीशियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू से ज्यादा है। आपको केवल ध्यान ये रखना है, जब हम IE1 की बात करेंगे
जब हम IE1 की बात करेंगे तो हम क्या बात बोलते हैं, सोडियम से Na+1 बनाना है आपको, जैसे वो एल्यूमिनियम में बोला था मैंने। जब हम IE2 की बात करेंगे तो हमको क्या करना है, Na+1 से Na+2 में जाना है। तो देखिए IE1 ऑफ सोडियम, तो आप किसकी बात करोगे, सोडियम से क्या बनाना है आपको, Na+। क्लियर। अब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 2p6, सही है, और 3s1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, गॉट इट। मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो लिख दोगे 1s2 2s2 2p6 3s2। आपको चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं, यहां देखिए S कंप्लीटली फिल्ड है और ये क्या है आपका, पूरा भरा हुआ नहीं है। तो ऐसे एटम जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड, दीज एटम्स आर मोर स्टेबल। पढ़ा हुआ है हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। एक और चीज, अगर ये दिक्कत आता है तो एक और कॉन्सेप्ट है, मैग्नीशियम का साइज सोडियम से छोटा है। क्यों? बिकॉज व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीज, और एटम का साइज छोटा होगा तो क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। तो आउट ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम किसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मैग्नीशियम का। इसलिए मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब ये है, अगर आपको Mg से Mg प्लस बनाना है तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि Na से Na प्लस बनाने को हम क्या बोलेंगे, IE1, और Mg से Mg प्लस बनाने को भी आप क्या बोलोगे, IE1। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी। IE2 का मतलब क्या है, आपको देखना है Na प्लस, और Na प्लस से क्या बनाना है, Na+2। ये समझ में आना जरूरी है। I2 का मतलब क्या है, आपको Mg प्लस से बनाना है Mg+2, ये आना जरूरी है बेटा। तो अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे आपके पास, पहले 11 थे, अब क्या बचा 10। अब क्या लिख दोगे, 1s2 2s2 2p6। या इसके पास क्या बचा 11, क्या लिख दोगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखिए इसमें इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल ये है। क्यों? बिकॉज 10 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू इनर गैस नियॉन। तो आप क्या बोलोगे, सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है, एंड विच इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, इनर गैस। ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। तो आप क्या बोलोगे, सोडियम Na+1 आयन शो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियॉन विच इज हाईली स्टेबल एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड। P में 6 होते हैं। That's why releasing of electron from sodium Na+1 is very difficult। अगर आपने इनर्ट गैस पढ़ी हो तो आप जानते होंगे ये चीज कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा है, क्योंकि नियॉन के पास भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए आपका Na+1 क्या है, हाईली स्टेबल है। इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इसके कंपेरिजन में मुश्किल है। सही है? तो ये क्वेश्चन है, आने का चांस 100% है। ये देखिए एक और क्वेश्चन, बोरोन का IE1 और बेरिलियम का IE1 किसका वैल्यू ज्यादा है। एक बार और मैं आपको बता रहा हूं, IE1 IE2 इसका मतलब क्या होता है। देखिए अगर मैंने लिखा एल्यूमिनियम से मुझे जाना है Al+1 में, तो इसका मतलब क्या है, IE1 की बात कर रहा हूं मैं। अगर Al+1 से जाना है मुझे Al+2 में, इसका मतलब क्या है, IE2। इससे मुझे जाना है +3 में, तो इसका मतलब क्या है, IE3। ये काम आएगा। I1 का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल से +1। IE2 का मतलब क्या होता है, +1 से +2। IE3 का मतलब क्या होता है, +2 से +3। ये आना बहुत जरूरी है। अब जैसे यहाँ देखिए, बोरोन का IE1 और बेरिलियम का IE1, तो हम बात किसकी करेंगे, न्यूट्रल से +1 की। तो हम सबसे पहले देखते हैं बोरोन। बोरोन से क्या बनाना है आपको, B+1, तो हम बात इसकी करेंगे बेटा, है ना। यहाँ बेरिलियम से क्या बनाना है आपको,
Be+1, हम बात करेंगे इसकी। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है 5, बेरिलियम का 4 है, तो आप क्या लिख दोगे 1s2 2s2 2p1, यहाँ क्या लिख दोगे 1s2 2s2। अब देखो किसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, इसका भरा हुआ है पूरा, तो आप क्या बोलोगे बेरिलियम का s ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, दैट्स व्हाई बेरिलियम इज मोर स्टेबल। सो बेरिलियम का IE1 बोरोन से ज्यादा है एंड रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने इस चैप्टर के लेक्चर में भी सबको समझाया है। लास्ट में मैंने बोला है कि इतना तो ध्यान रखना, देखा होगा आपने वीडियो नंबर 3 या 2 या 3 में है, तो वीडियोस देख लोगे तो जरूरत नहीं है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तभी क्लियर होगा, वो आराम से पढ़ना चैप्टर, बहुत मजेदार आराम से पढ़ने वाला चैप्टर है। देखिए देखिए बेटा एक टॉपिक और करते हैं छोटा सा और उसके बाद ऑफ करते हैं वीडियो को। देखिए नेक्स्ट टर्म में आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ध्यान ये रखना है जो आपने पढ़ा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसका बिल्कुल अपोजिट है। ये जो लिखा हुआ है ये भी मत देखना है, सिंपल इसके ध्यान रखिए। अब नाम देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना, एंथैल्पी मतलब क्या है एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट ये है, पहले सिंपल बता रहा हूं मैं हिंदी में आपको नॉर्मल। अगर हम किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, सही है, तो आपने क्या लिया आउटर मोस्ट शेल लिया और उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करा, तो उसके ऐड होने पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनेशन में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब सुनो प्रॉपर डेफिनेशन। व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम gain 1 electron in outermost shell, then amount of energy released or absorbed is called electron gain enthalpy। वीडियो के साथ साथ नोट्स पढ़ने हैं, आपको ध्यान रखना। अभी मैं बार बार एक ही वर्ड रिपीट करूंगा साल भर। 12th को ध्यान में रख के पढ़ाई करिए, 11th को ध्यान में रखिए ही मत। स्कूल में क्या एग्जाम होना है, क्या पीटी होगा, क्या नहीं होगा, सब हो जाएगा। इस साल कोई फेल नहीं होने वाला है कोविड में। नॉलेज को 12th के लिए लेकर जाइए, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करोगे, फायदे में रहोगे 12th में। देखिए एक और चीज, क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। सुनना ध्यान से। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेता है, जैसे हमने बोला ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, इन सबकी वैलेंसी क्या है नेगेटिव है। मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन दे गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करता है तो उस केस में एनर्जी एटम से बाहर निकलता है एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है बेटा यहाँ एक्सोथर्मिक। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव कब होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इजीली। कौन ऐड करेगा इलेक्ट्रॉन इजीली? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, आसानी से गेन कर लेता है बिना किसी एफर्ट के, क्यों? कि उसका नेचर ही इलेक्ट्रॉन लेना है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। लेकिन अगर कोई एटम इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता है, देखो ध्यान से, जैसे मैंने बोला आपको, आपके पास सोडियम एटम है। अब सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो मेटल है, वो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप अगर जबरदस्ती किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे, फोर्सफुली अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपने एनर्जी प्रोवाइड करा है। और जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो डेल्टा H इजी होगा पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो ऐसे एलिमेंट
जो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते हैं, जैसे मेटल, इनर्ट गैस हो गए आपके। इनर्ट गैस क्या मतलब? नियॉन, हीलियम, आर्गन, ये इन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए और न इनको देने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि दे आर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। उन्हें न इलेक्ट्रॉन लेना है न इलेक्ट्रॉन देना है, उनका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। तो ऐसे एटम को अगर आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ले जाकर दोगे तो लेगा ही नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा उसको। इसीलिए अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करी एटम ने। और एंडोथर्मिक के लिए वैल्यू होती है डेल्टा एच पॉजिटिव। सही है? ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। अब देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, वो पुराना कहानी है। व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, साइज ऑफ एटम डिक्रीज, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। इसीलिए एटम कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। सही है? इसलिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन लेने से क्या बनता है? नेगेटिव आयन। और एटम इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर रहा है, इसलिए डेल्टा एच क्या होती है? बिकम मोर नेगेटिव। क्लियर है? नॉन मेटल्स की डेल्टा एच इजी नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्वेश्चन आ जाए आपको, आपके पास लिथियम है और आपके पास यहाँ फ्लोरीन है, और मैं पूछता हूं आपसे, आउट ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो आप फट आंसर दोगे, सर फ्लोरीन जल्दी गेन करेगा। क्यों करेगा भाई फ्लोरीन? क्योंकि फ्लोरीन नॉन मेटल है, उसका साइज छोटा है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो क्या करेगा? इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करेगा तो डेल्टा एच इजी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, एक्सोथर्मिक। अब मैंने बात करा, आपके पास यहाँ सीजियम है। अब मैंने बोला आउट ऑफ लिथियम एंड सीजियम कौन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा? बड़ी मुश्किल होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने में। तो किसको मुश्किल होगी? सीजियम को। क्यों? टॉप से बॉटम चलोगे, एटम का साइज इंक्रीज, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। न्यूक्लियस के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो मैंने क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एडेड इजीली। सही है? और जब इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा तो क्या होगा? डेल्टा एच बिकम लेस नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक क्वेश्चन ये भी आता है, नियॉन के लिए डेल्टा एच इजी हाईली पॉजिटिव है। क्यों? नियॉन के लिए क्यों है डेल्टा एच इजी हाईली पॉजिटिव? बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। क्यों है भाई हाईली पॉजिटिव नियॉन के लिए? क्योंकि नियॉन इनर्ट गैस है, उसका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड है, उसका आउटरमोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। दैट्स व्हाई नियॉन क्या है? केमिकली नॉन रिएक्टिव है, उसे न इलेक्ट्रॉन लेना है न इलेक्ट्रॉन देना है। दैट्स व्हाई अगर नियॉन को आप इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करोगे, यू हैव टू प्रोवाइड हाई एंड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसलिए इनर्ट गैस का डेल्टा एच इजी हमेशा पॉजिटिव होता है। आज का वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग वीडियो है। ये आज का प्रीवियस वाले वीडियो है, ये टाइम पर ध्यान से देख लोगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छी चीज ये है, आप 7, 8 हो 11th में, क्योंकि इस साल मैक्सिमम 11th के स्टूडेंट्स ने सोचा हुआ है स्कूल तो खुलना नहीं है, एग्जाम होना नहीं है, होगा तो फेल तो होना नहीं है, 12th में तो पहुंच ही जाएंगे। 12th में पहुंच जाओगे, लेकिन क्या लेके जाओगे वो भगवान ही मालिक है। तो वीडियो ये सोच के देखो कि मुझे 12th अच्छी करनी है, स्कूल में एग्जाम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, मार्क्स पे सोचिए मत। स्कूल में कोई फेल नहीं होगा इस साल ट्रबल है किसके लिए? 12th वालों के लिए, आपके लिए ट्रबल नहीं है। 12th में तो स्ट्रेंथ ज्यादा है मेरे पास, 12th में 60 बच्चे हैं, 60 स्टूडेंट्स इन 2 बैच, बट आपके तो गिने में 7 या 8 ही हैं। बढ़िया पढ़िए, ढंग से पढ़िए, टेस्ट देना। इस वेडनेसडे में टेस्ट लूंगा आपका, भूलूंगा नहीं, भूल गया था मैं पिछली बार एक्चुअल में, इस बार नहीं भूलूंगा, टेस्ट लूंगा। टेस्ट देना टाइम से और वीडियो लेक्चर देखते रहना, नोट्स पढ़ना। अगर नोट्स और वीडियोस देख लिया आपने तो समझ लो आपका सब काम हो जाएगा। सही है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।